जी, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज़ रेज्ड फ्राम 27 डिग्री टू 327 डिग्री। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। देखें, एक बात याद रखें कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? ये इक्वल होती है 3/2 ओवर 3/2 इंटू RT। ठीक है, इसकी इक्वल होती है। यानी कि जब हम टम्परेचर रेज़ करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि टम्परेचर रेज़ करने से यानी काइनेटिक एनर्जी का टम्परेचर के साथ क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। यहाँ पे एक चीज़ समझें 27 डिग्री को आप कन्वर्ट करें केल्विन में तो ये क्या बनता है? 300 केल्विन। इसको भी कन्वर्ट करें आप केल्विन में तो ये बनता है 600 केल्विन। यहाँ पे चेक करें तो हमने टेम्परेचर को कितना इंक्रीज़ किया? डबल किया। जब टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? डबल होगी। सो ऑप्शन नंबर बीटा इज़ करेक्ट ऑप्शन। एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द ऑर्डर ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का याद रखिएगा कि हमने पढ़ा था कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसके यानी कि ये इन्वर्स होती है। अब यहाँ से हम सारी कितनी गैसेस दी हुई? 4। इनके सारे के मास लिखें। हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा और इधर HCl है तो इसका 36.5 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो चूँकि जितना मोलर मास ज़्यादा होगा उतनी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी। अगर ये ज़्यादा हुआ तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी। अब मोलर मास सबसे ज़्यादा है HCl का। ठीक है, तो हमने आर्डर कौन सा लिखना है? आर्डर ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द ऑर्डर ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है HCl का। ठीक है, उसके बाद यार देखें सॉरी कम सबसे जो होगा ना वो HCl का होगा। एक ऑप्शन ये है HCl का सबसे कम और एक ये वाला लास्ट वाला। दूसरी बात, दूसरा किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन किधर है? यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ये तो ऑर्डर ही गलत है। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इट्स मीन कि ये ऑप्शन हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ CH4 टू दैट ऑफ हीलियम। देखें इसका मास कितना है? CH4 का 16 AMU। ठीक है, और हीलियम का कितना है? 4 AMU। टेम्परेचर दोनों का सेम है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर हमें पता है कि मीथेन कितनी बारी है इससे, ठीक है, यानी 16 टाइम्स हैवियर है हीलियम से, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो टेम्परेचर है ना वो हेल्प आउट करेगा हमें उसकी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो बात चल रही थी यहाँ पे मैं एक चीज़ गलत बोल गया हूँ। अब ये 16 है तो ये 4 है, इट्स मीन कि ये 4 टाइम हैवियर है मीथेन एज़ कम्पेयर टू हीलियम। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसकी स्पीड लेस होगी एज़ कम्पेयर टू हीलियम। दूसरी तरफ हमने टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी स्पीड अप होगी, तो वो ज़रूरी है क्योंकि इसकी 4 टाइम्स ज़्यादा है तो वो दोनों की दोनों इक्वलाइज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर होगा C। ठीक है, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ की जब मैं बात कर रहा था लेक्चर में भी तो बात की थी हमने कि सबसे ज़्यादा होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद सबसे कम जो होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है और सेंटर में एवरेज वेलोसिटी आती है। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होगा? ये वाला। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यानी सब इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ना हमने, तो सबसे पहले कौन सी आएगी? कम वाली आएगी, फिर एवरेज आएगी, फिर रूट मीन। तो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट ऑप्शन जी। तो नेक्स्ट है द रेशियो
Cp/Cv फॉर नोबल गैसेस। देखें मोलर हीट कैपेसिटीज़ में हमने बातें की थी ये वाली। नोबल गैसेस क्या होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सारी की सारी क्या हैं? मोनोअटामिक गैसेस है ना। तो मोनोअटामिक के लिए Cp और Cv जो होते हैं ना वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। Cp की वैल्यू फिक्स होती है, Cv की वैल्यू भी फिक्स होती है फॉर मोनोअटामिक गैसेस। तो Cp की वैल्यू होती है हमारे पास 20.8 किलोजोल पर मोल और Cv की वैल्यू होती है 12.48 किलोजोल पर मोल। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, Cp ऊपर है नीचे ये वाला है, तो इसका आंसर निकल के हमारे पास आ जाएगा 1.67। तो सो आंसर नंबर इज डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। फॉर अ ट्राइएटॉमिक गैस द डिफरेंस ऑफ Cp एंड Cv इज, देखें Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये हमने पढ़ रखा है। भाई साहब गैस जौन सी मर्जी हो, डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट रहना है। ये वाला ये डिफरेंस जो है ना कांस्टेंट रहना है। इसको ये कह लें या ये कह लें, ये कांस्टेंट वैल्यू है। कोई भी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और ये हमसे क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ था। ठीक है, करेक्ट जो रिलेशन होता है ना Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द SI यूनिट्स ऑफ वांडर वाल्स कांस्टेंट A। वांडर वाल के दो कांस्टेंट है A और B। ठीक है, दोनों के SI यूनिट आपको आने चाहिए। एक तो सिंपल यूनिट है ना, जो नॉन SI यूनिट है वो है हमारे पास A इज़ इक्वल टू ATM। ये नॉन SI की मैं बात कर लगा हूँ। DM की पावर 6 इंटू मोल की पावर -2। ये वाला जो सिस्टम है ये है हमारे पास नॉन SI। और अगर हम निकालते हैं ना इसका SI यूनिट, तो वो हमारे पास आता है न्यूटन इंटू मीटर की पावर +4 और मोल की पावर -2। दिस इज़ बेसिकली SI यूनिट ऑफ A। तो ये वाला ढूंढ लें जी। ये वाला हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कहता है अ रियल गैस ओबेइंग द वांडर वाल्स इक्वेशन विल क्लोजली रिजेंबल एन आइडियल गैस इफ, यानी डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा कि जो A है ना वांडर वाल्स में, वो समझ लें कि हमें अट्रैक्शन के बारे में बताता है, अट्रैक्शन के बारे में या पोलैरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये पोलैरिटी होती है किसी चीज़ की। और ये जो B होता है ना हमारे पास, B साइज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, साइज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है, याद रखिएगा ये वाली चीज़। नेक्स्ट है द वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द पीक ऑफ मैक्सवेल्स कर्व। देखिए मैक्सवेल ने कर्व जो बनाया था ना, उसमें हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी, ये वाला जो होता है ना पॉइंट, इसको हम बोलते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, CMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है। तो सो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस एट 1 ATM के ऊपर मीन फ्री पाथ है 10⁻⁻8 मीटर। कहता है कि व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट 10 ATM। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना, पहली बात हो जाए कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ होता है कि बिटवीन टू सक्सेसिव क्रूजन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, यानी एक मालिक्यूल है वो टकरा रहा है और फिर वो अगले से टकरा रहा है, तो इस दौरान जो इसकी एवरेज डिस्टेंस होता है ना, उसको हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि जब आप डेंसिटी बढ़ाते हैं या आप प्रेशर बढ़ाते हैं, तो जो मालिक्यूल्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा पास आ जाता है। तो उस पास आ जाने की वजह से क्या होता है, फिर मीन फ्री पाथ की वैल्यू कम हो जाती है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इट्स मीन कि ये वाली वैल्यू कम होगी। अगर प्रेशर बढ़ाया है तो 10 टाइम बढ़ाया है ना, 1 से 10 तक गए हैं, तो 10 टाइम ही जो है ना मीन फ्री पाथ कम होगा।
तो इट्स वैल्यू 10⁻⁻9 इंटू मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट है द हाइट टू विच अ लिक्विड विल राइज इन अ वेटेबल कैपिलरी ट्यूब इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि हाइट का रिलेशन क्या है, यानी उस लिक्विड की हाइट की बात हो रही है कैपिलरी के अंदर, तो उसका रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, ये याद रखिएगा। तो रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। पैराकोर ऑफ ए लिक्विड इज़, पैराकोर, रियोकोर, ये हमने मोलर ससेप्टिबिलिटी, मोलर रिफ्रैक्शन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ की बात जब की थी तो हमने कहा था कि ये एडिटिव भी होती हैं और कॉन्स्टिट्यूटिव भी होती है। एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, जो कि कंसर्न करती हैं इंडिविजुअल एटम्स के ऊपर, और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जो कि कंसर्न होती हैं अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स के ऊपर। और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करती हैं, तो उनमें हमने पढ़ा था रियोकोर, पैराकोर, मोलर ससेप्टिबिलिटी और मोलर रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड एट एनी टेम्परेचर। याद रखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की। विस्कोसिटी की वैल्यू एब्सोल्यूट कभी भी मेजर नहीं होती, लेकिन रिलेटिव विस्कोसिटी हम ज़रूर मेजर करते हैं मुख्तलिफ लिक्विड्स की, वाटर को एज ए रेफरेंस यानी स्टैंडर्ड मानते हुए। सो ऑप्शन नंबर बी कैन नेवर बी मेजर्ड। विस्कोमीटर इस्तेमाल करते हैं, ऑस्टवर्ड विस्कोमीटर कहते हैं जिसको विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज़ इंक्रीज़ को जहन में रखना है, यानी कहता है कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी दोनों इंक्रीज़ होगी। किस वक्त? हमने बात की थी कि सरफेस टेंशन लैम्डा यानी कि बढ़ती है जब टेम्परेचर, कैसे बढ़ती है सरफेस टेंशन जब टेम्परेचर, अब विस्कोसिटी ईटा है ना, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ईटा अल्टीमेटली डिक्रीज़ होगा, ठीक है। जब विस्कोसिटी को हमने बढ़ाना है तो इट्स मीन कि टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा। सो चार्ली ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। और सरफेस टेंशन के साथ जब टेम्परेचर कम करते हैं ना तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन दोनों बढ़ेंगी जब टेम्परेचर हम डिक्रीज़ करेंगे। द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये रेशो होती है, डायमेंशनलेस होता है। क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड एज कम्पेयर टू एयर इज ऑलवेज लेस देन 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योरली कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी प्योरली कौन सी है? ऑप्टिकल रोटेशन। ग्रेटर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहता है किसका ज़्यादा होगा। अब जहन में रखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। दो चार्ज चीज़ें होती हैं ना, जो दो चार्जेस के दरमियान हमने पढ़ा था ये कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये उसको बोलते हैं कि ये क्या होता है, उसकी बात करने लगा हूँ मैं। कि हम कुछ चार्जेस हैं, हम बाहर से लिक्विड डालते हैं, अब हमने देखना है कि वो कितनी जो अट्रैक्शन है ना उन दो चार्जेस के दरमियान कम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म में हम उसको मेजर करते हैं कि कोई लिक्विड डाल रहे हैं वो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस कम कर रहा है। तो जाहिर है भाई साहब, अगर पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी ना उस डालने वाले लिक्विड की जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा आएगा। मैंने ये लेक्चर में बात की थी कि जितनी भी पोलर चीज़ें हैं, जितने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें पाई जाएगी, जितनी उसमें पोलैरिटी इंक्रीज़ होती जाएगी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा और वो उतना ही चार्ज उसको कम करेगा, कशिश की कुव्वत को कम करेगा जो दो चार्जेस के दरमियान मौजूद है। जी नेक्स्ट है गॉस बैलेंस इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। अब इसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द अनकैंसल्ड स्पिन ऑफ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ सिल्वर। देखें अनकैंसल्ड है यानी कैंसल नहीं हुई, स्पिन है ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखें पहली बात तो ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर होता है
वो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी चीज़ के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इट्स मीन कि वो पैरामैग्नेटिक है। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे होते हैं, और एवरी स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, एवरी चार्ज्ड पार्टिकल हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जब वो स्पिन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक आंसर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी डील करेंगे कि एवरी मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स सराउंडिंग। नेक्स्ट है द 2 डायमेंशनल और शीट लाइक स्ट्रक्चर आर ऑब्जर्व्ड। देखें, जो ग्रेफाइट है ना, ये टू डायमेंशनल होता है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट को हम एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट के तौर पर इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमें पता है कि ग्रेफाइट जो है ये जब पैरेलल फॉर्म में होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जब ये परपेंडिकुलर होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, और इसके अलावा ग्रेफाइट जो होती हैं इसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिट कर सकती हैं जब ये पैरेलल होती हैं, तो इस वजह से इसको हम एज ए लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल करते हैं। इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल एन एटम एट द सेंटर ऑफ द बॉडी इज शेयर्ड बाई। बॉडी सेंटर क्यूब, जितनी भी क्यूब होती हैं उसकी 8 साइड होती हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर होते हैं, तो सेंटर पे हमने रखा हुआ इसको, तो ये सारी की सारी जो 8 की 8 साइड है ना उसको शेयर करता है। यानी कि 1 यूनिट सेल, ठीक है, 1 यूनिट सेल जो होता है ना वो सारी 8 साइड को टच करता है, शेयर करता है, अपनी कंट्रीब्यूशन शो करता है। यही समझ लें कि जैसे छत पे लटका हुआ पंखा होता है। हाउ मैनी ब्रेवियस लेटेसेस कैन एग्जिस्ट इन नेचर, ये हमने लेक्चर में बात की कि ये 14 होती हैं। ठीक है, और क्रिस्टल सिस्टम 7 होती हैं, वैसे ये वाली 14 होती हैं। द मिलर इंडिसेस आर ऑफन यूज्ड इन द एरिया। मिलर इंडिसेस का जो कॉन्सेप्ट है ना ये सिंगल क्रिस्टल में इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ जिंक सल्फाइड इन अ यूनिट सेल ऑफ जिंक ब्लेंड। देखें, जिंक सल्फाइड जो है ना ये फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और हर आयन जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ठीक है, और द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल इज 1, पर यूनिट सेल वो 1 शेयर करता है। क्रिस्टल एंगल्स आर मेजर्ड बाय इम्प्लाइंग। गोनीमीटर जो है ना, एक गोनियोमीटर, ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है क्रिस्टल्स के अंदर के एंगल मेजर करने के लिए। ठीक है, क्रिस्टल्स के अंदर के एंगल को मेजर करने के लिए गोनियोमीटर को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर पोजेस्ड बाय क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर क्या है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं, ये 23 होते हैं। लेक्चर देखिएगा, आपको इन सारी चीज़ों के आंसर इंशाल्लाह मिलेंगे। नेक्स्ट है जी, द मिलर इंडिसेस आर यूज्ड इन द एरिया। ज़ाहिर है इसको सिंगल क्रिस्टल में इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स विल बी अब्सेंट इन अ सिंगल क्यूबिक सिस्टम। ये वाली प्लेन नहीं होती, बाकी 1 10 0 10 10 1 10 1 1 1 ये सारी की सारी मौजूद होती हैं। आप मिलर इंडिसेस इसको स्टडी करेंगे ना, और इसको स्टडी करते हुए आप ये वाली चीज़ें सर्च करना सिंपल क्यूबिक सिस्टम में प्लेन्स जो होती हैं, तो आपको इन चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कस द हीट कैपेसिटीज ऑफ द सॉलिड ऑफ द एलिमेंट्स। तो इन सभी साइंटिस्ट ने, डोलोंग एंड पेटिट, आइंस्टाइन, डेबे, सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने कंट्रीब्यूशन की हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है जी, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला लिखें, उसका मोलर मास लिखें ना तो 180 आता है, तो उसमें कितनी 180 में कितनी होती हैं,
6 ऑक्सीजन होती हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्सालिक एसिड, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3/400 यानी कि 3400 टाइम्स लाइटर दैन द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है ना हाइड्रोजन से कितना भारी होता है, हमने पढ़ रखा है कि 68,000 टाइम हैवियर होता है। तो यहाँ पे हम अगर नियोन को लेके, नियोन का 10 होता है तो इसका आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर हीलियम, बीटा ऑप्शन। द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैस 0.454 मिलीग्राम होता है। द एटॉमिसिटी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 10,000 होती है, सॉरी। एक्चुअल यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। ज़ाहिर है थ्योरेटिकल तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिख लेते हैं, एक्चुअल हमें एक्चुअल में फाइंड आउट करनी होती है लैब में। तो लैब में साइड रिएक्शन हो सकता है, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकता है, किसी तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकते हैं, बाय ह्यूमन एरर हो सकता है, कोई पर्सनल एरर हो सकता है, उस वजह से ये सारी की सारी रीज़न बनती हैं कि एक्चुअल यील्ड ऑलवेज लेस होती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन, यूनिनेगेटिव आयन का मतलब क्या है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम या एलिमेंट में डालना है, तो जब वो डालेंगे तो ऑलवेज ये कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके अलावा जितने भी आप डालने की कोशिश करेंगे ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन डालने के बाद जितने भी डालने की कोशिश करेंगे आपको एनर्जी देना पड़ेगी। CO पॉजिटिव इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये केटानिक मॉलिक्यूलर आयन है जी। कार्बोजीन है, ये कार्बोजीन होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये मिक्सचर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू कार्बन 12 AMU स्टैंडर्ड इज़, ये लेस देन यहाँ पे ऑप्शन में आई थिंक सो के मिस्टेक है, ये लेस देन 16 आएगा यहाँ पे ना 6 नहीं है, ये 16 है, ये भी 16 है, तो लेस देन 16 ऑप्शन है हमारे पास। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ एट द डिस्टेंस, ये बोहर साहब ने बताया था कि इतने डिस्टेंस के ऊपर हमारे चांसेस होते हैं, क्योंकि ये रेडियस होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का, ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। मोस्टली इम्प्लाइड एलिमेंट्स, ये 38 एलिमेंट इसने ट्राई किए थे जी, और मोज़ले के बारे में आपको पता है कि इसने लॉ भी दिया था। रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज़, थर्ड शेल के लिए रेडियस फाइंड करने के लिए वेरी इजी, एनर्जी रेडियस फाइंड करने के लिए फार्मूले उसने बनाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग 4.761, और ये हमारे 2020 वाले पेपर में भी इंक्लूड था ये क्वेश्चन, ठीक है। एक्स रेज हैव द सेम नेचर एज दैट ऑफ गामा रेज, ठीक है। गामा रेज भी पार्टिकल मैसलेस होती हैं और एनर्जी रेज होती हैं, एक्स रेज भी रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी SI यूनिट ऑफ वेव नंबर, वेवलेंथ का बिल्कुल इन्वर्स होता है, पर मीटर इसका यूनिट होता है। अ नोड क्या होता है, वो वाली जगह होती है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 होती है, और इसका उलट ऑर्बिटल होते हैं जहाँ पे 95% चांसेस होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द M शेल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24, तो ये हमारे पास 14 बनते हैं। हमें पता है K होता है, L होता है, M होता है, K में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर हमारे 2 और 8 और 14 यानी कि 14 बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दी ऑर्बिटल विच इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिकल। हमें पता है कि जो S है ना, ये बिल्कुल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है हर तरफ से।